ये आरडीएस को कितने चलता है? करें स्टार्ट ना। आरडीएस एक्चुअल में क्या है पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई आपको सबको आवाज आ रही है ना मेरी? अशोक सर आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है। देखो आरडीएस का रियल में की बेनिफिट क्या है पहले। अभी में जैसे आपसे एक डेटाबेस की टीम होती है ना, आईटी में डेटाबेस की टीम का रोल क्या है कि जो पूरा डेटाबेस सेटअप करना और उस पर डेली की बैकअप लेना, डेटाबेस की पूरी जो भी एडमिन जॉब्स होती हैं, डेटाबेस बनाना, ये सब काम होता है जब हम लोग ऑन प्रेमिसेस की बात करते हैं हम लोग। तो कहते हैं क्लाउड में आने से डेटाबेस का क्या हुआ, डेटाबेस की टीम खत्म हो गई कि डेटाबेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई या एडमिन की जॉब नहीं रही मार्केट में डेटाबेस की। वो क्यों हुआ? देखो क्लाउड में आने से डेटाबेस की दो सर्विस हैं। एक तो है AWS मैनेज्ड, एक है आपका यूजर मैनेज्ड क्लाउड। जो कंपनी में क्लाउड ले रहा है कस्टमर, दो तरीके हैं। या तो एक इंस्टांस सेटअप करो, जिनको कंप्लीटली डेटाबेस का पूरा इंस्टॉलेशन रखना है अपने हाथ में, जिनको डेटाबेस सेटअप करना पूरा इंफ्रा के ऊपर, आईएस की सर्विस लेके डेटाबेस का पूरा पैच डालना, डेटाबेस डालना पूरा, उसकी पूरी अपडेट सब कुछ करना मैनेज। ठीक है, तो वो मेथड है EC2 कि EC2 मशीन लो पहले और कम्प्लीटली उस पर रैम हार्ड डिस्क लगाओ, EVS वॉल्यूम लगाओ और उस पर रैम लगाओ और यम इंस्टॉल माई सिक्वल डालो। बट उसमें क्या है, उसकी पूरी मेंटेनेंस, डेटाबेस की अपडेट प्लस OS की अपडेट का लाइसेंस प्लस आपका क्या इंफ्रा की, EC2 की हाई अवेलेबिलिटी, डेटाबेस डाउन चला गया अगर इंस्टांस तो उसकी लाइक क्लस्टरिंग, वो सब यू विल मैनेज। इसको बोलते हैं क्लाउड से इंफ्रा लिया, इंफ्रा की सर्विस में हमने अपने अंडर में रखा मैनेज का पूरा। अमेजन कहता है कि यार इसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा लाइक क्या है, क्लाउड की सर्विस में आ गए आप लोग, फिर भी एक डेटाबेस की टीम बैठा रखी है आपने, क्लस्टरिंग की टीम बैठा रखी है आपने पूरा, क्यों ना मुझे पे करो। मैं आपसे EC2 इंस्टांस का कॉस्ट नहीं लूँगा, खाली आपसे बस इतना पैसा मुझे दे दो आप इंस्टांस का, जितना कंप्यूट लोगे डेटाबेस के लिए आप लोग। डेटाबेस का इंस्टॉलेशन मेरे अपडेट में रहेगा पूरा, डेटाबेस में आने वाली OS की अपडेट, कर्नल अपडेट, वो सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है एक्चुअल में। AWS मैनेज्ड सर्विस बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। डेटाबेस तुम्हारे कंट्रोल में, जस्ट यू विल क्रिएट डेटाबेस ओनली कि मुझे डेटाबेस चाहिए, इतना रैम, इतना CPU, इतना स्पेस, खत्म। तुम्हारे कंट्रोल में क्या नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में पूरे मेंटेनेंस नहीं है, एक तो मेंटेनेंस नहीं है तुम्हारे कंट्रोल में, हाई अवेलेबिलिटी नहीं है तुम्हारे कंट्रोल में एक्चुअल में, डेटाबेस का फेल ओवर करना। सर कुछ तो हम करेंगे ना, बैकअप बैकअप तो लेंगे, आप बैकअप लो, बट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह आप क्लिक करो बैकअप बन गया। आपको इसके मल्टीपल नोड चाहिए कि आपको सिंगल नोड चाहिए, आपको ये बस आप डिफाइन करोगे। बैकएंड में अमेजन की सर्विस मैनेज सर्विस है, मतलब अमेजन बोल रहा है कि डेटाबेस पहले से इंस्टॉल्ड है, आपको बस ये डिफाइन करना होता है आरडीएस में खाली बस कि मुझे इतने जीबी का, इतने CPU का, इतने स्टोरेज का डेटाबेस सर्वर माईसिक्वल या आरडीएस प्रोवाइड द एसक्यूएल टाइप डेटाबेस। कैसे? एसक्यूएल टाइप डेटाबेस, डेटाबेस दो टाइप के आते हैं मार्केट में, एक तो आते हैं नो सिक्वल, मतलब जैसे हडूप, हडूप हो गया, ये सब क्या है, बिग डेटा हाउस बोलते हैं जिनको डेटा राइट करने की क्वेरी स्ट्रक्चर वे में नहीं होती। हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली वी आर लर्निंग स्ट्रक्चर बेस्ड डेटाबेस, जिसमें वी विल कवर ओरेकल, ओरेकल हो गया, माई सिक्वल हो गया, PGSQL हो गया, एसक्यूएल हो गया, और अरोरा डेटाबेस हो गया इसका अपना अमेजन का। ठीक है, ये सब क्या है, एसक्यूएल टाइप के डेटाबेस होते हैं एक्चुअल में, जिसमें डेटा राइट करने का एक वे होता है। एसक्यूएल क्वेरी होती है प्रॉपर, स्ट्रक्चर डेटाबेस होते हैं, क्वेरी टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो ये AWS मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस है, जिसमें तुम बस खाली करते क्या हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तुम्हारे पास इंस्टॉलेशन टीम है कि नहीं, रैक पूरी इंप्लीमेंट करना ओरेकल की मतलब नहीं है, तुम्हें पूरा कोई क्लस्टरिंग पावर मैनेज नहीं करनी बैठ के, तुम्हें मैनेजमेंट नहीं करना है इसका बैठ के, खाली आप तो बस करते क्या हो, माई सिक्वल का 5.7 का मुझे एक वर्जन दे दो, 2 GB रैम दे दो और 10 GB हार्ड डिस्क दे दो, आप क्लिक करोगे और डेटाबेस स्टार्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा।
बट फिर भी अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि सर आरडीएस का इम्प्लीमेंटेशन ये लोग हाउ टू मेंटेनिंग हाई अवेलेबिलिटी और इसकी स्किल अवेलेबिलिटी क्या है, इसकी एक डेटाबेस नोट डाउन कभी होता है कि नहीं होता, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या आने वाली है, ये सब कस्टमर पूछेगा तो उसको क्या बता के देंगे हम लोग। करें स्टार्ट। पहले बात करते हैं, हमेशा कस्टमर की एक ही लाइन होती है आरडीएस का, पहले डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट अमेजन क्या प्रोवाइड करता है, एक्चुअल वर्ड द सॉल्यूशन। अमेजन के अंदर डेटाबेस सर्विस के अंदर अगर आप आरडीएस की सर्विस लेते हो, आप एक डेटाबेस का सर्वर लेते हो उनसे आप लोग, और डेटाबेस के सर्वर की हाई अवेलेबिलिटी हु विल कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे विल लाइक उन्होंने बैकएंड में कुछ क्लस्टरिंग सेटअप किया हुआ है, बट कस्टमर को समझाना पड़ता है कि अमेजन हाउ टू मेंटेन डेटाबेस हाई अवेलेबिलिटी। पहले हाई अवेलेबिलिटी होती क्या है, इफ वन मशीन में भी गोज डाउन एप्लीकेशन विदाउट हैविंग इम्पैक्ट डेटा शुड बी राइट, दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। तो आरडीएस क्या कहता है, आरडीएस कहता है कि मेरे पास हाई अवेलेबिलिटी डिप्लॉयमेंट का मोड यूजर पर डिपेंड करता है। मतलब आरडीएस का इम्प्लीमेंटेशन दो टाइप से होता है, एक तो होता है सिंगल एजी, क्या एक तो क्या होता है सिंगल एजी, और एक क्या होता है मल्टी एजी। जब भी पूछा कस्टमर की वर्ड कंसेप्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी तो उसको समझा के दो कि सिंगल एजी क्या है और मल्टी एजी क्या है। सिंगल एजी एक्चुअल ओनली यूज फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग, जहाँ वन नोड में भी गोज डाउन कोई इम्पैक्ट की बात ही नहीं है, जहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप नहीं है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अपना ही डेवलपमेंट टेस्टिंग चल रहा था, सर्वर डाउन भी होगा तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सिंगल एजी का मतलब होता है कि व्हेन योर डेटाबेस स्टार्ट्स रनिंग इनटू द सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, देयर इज ओनली सिंगल सर्वर ओनली, ओनली क्या मेरे पास बस एक ही ईवीएस वॉल्यूम है बैकएंड में, एक ही डेटाबेस इंस्टेंस है, बस वो इम्पैक्ट में आया, प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अनदर सर्वर, उसको बोलते हैं क्या बॉस सिंगल एजी विच यूज फॉर डेवलपमेंट और टेस्टिंग। सो कॉस्टिंग भी एक ही सिस्टम की आने वाली है बस। व्हेन यू विल गो विद द मल्टी एजी एक्चुअल प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट। मल्टी एजी प्रोवाइड द टू इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, बट वन इंस्टेंस रनिंग इनटू द एक्टिव मोड और सेकंड इंस्टेंस रनिंग इनटू द पैसिव मोड। दोनों एक्टिव मोड में नहीं चल सकते क्योंकि डेटाबेस वी आर लर्निंग एसक्यूएल टाइप डेटाबेस, दो डेटाबेस कभी एक्टिव मोड में नहीं होते क्योंकि दोनों मोड एक्टिव मोड में हो जाएंगे तो राइट क्वेरी क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। तो मल्टी एजी एक्चुअल डजंट प्रोवाइड एक्टिव इंस्टेंस, मल्टी एजी प्रोवाइड मोर देन टू इंस्टेंस, यानी कि मोर देन वन इंस्टेंस। मल्टी एजी नाम क्या है, मल्टी मतलब दो, एजी मतलब अवेलेबिलिटी जोन। तो मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट यू विल टेक, तो अमेजन एक्चुअल प्रोवाइड द टू आरडीएस सर्वर इनटू द क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन, वन अवेलेबिलिटी जोन ए, सेकंड हो सकता है बी में चल रहा हो, बट दोनों अवेलेबिलिटी जोन का एक्चुअल में क्या होता है, दोनों का आईपी एक ही होता है। लेकिन तो कहते हैं दो इंस्टेंस लेंगे हम लोग तो एप्लीकेशन लेयर पे मैपिंग कैसे होगी, इंस्टेंस दो होंगे, एक का नाम होगा प्राइमरी, एक का नाम होगा सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव इंस्टेंस, और सेकेंडरी कौन सा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पैसिव इंस्टेंस। एक्टिव इंस्टेंस मे बी गोज डाउन तो एक्टिव इंस्टेंस का आईपी ऑटोमेटिकली स्विच ओवर द सेकेंडरी इंस्टेंस। एडमिन लेयर से देर इज नो नीड टू कन्फिगर एनी एक्स्ट्रा ऑपरेशन कि मशीन में भी गोज डाउन तो तुम्हें एप्लीकेशन से बोलना पड़ेगा नहीं अब डेटाबेस इसको यूज़ करो, नहीं, यू विल गेट एक्चुअल द एक्सेस पॉइंट। वो एक्सेस पॉइंट दोनों का होता है, वो एक्सेस पॉइंट उस इंस्टेंस पे लिसन करेगा जो एक्टिव होगा, वो एंड पॉइंट उस इंस्टेंस से कट ऑफ मार देगा, जब इंस्टेंस डाउन जाएगा तो वो एंड पॉइंट जो डेटाबेस का होगा वो दूसरे इंस्टेंस पे स्विच करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, और एक्चुअल रनिंग इन द सिंक्रोनियस मोड, ये भाई ठीक बोला है कि अगर आप एक्टिव इंस्टेंस पे डेटा राइट कर रहे थे, अगर आप एक्टिव इंस्टेंस पे डेटा राइट कर रहे हो, ये है एप्लीकेशन, ये है दो अवेलेबिलिटी जोन, अभी आईपी एक्चुअल में यहाँ पॉइंट है कहाँ, तो एप्लीकेशन इसको यूज कर रही है, इसके बैकएंड में है ईवीएस वॉल्यूम, ये क्या है ईवीएस वॉल्यूम है, इसके बैकएंड में भी क्या ईवीएस वॉल्यूम है। अभी डेटा राइट यहाँ हो रहा है और बैकएंड में डेटा क्या हो रहा है, क्लोन हो रहा है डेटा, इसके अंदर
जब ये डाउन जाएगा तो कंप्लीट डेटा एप्लीकेशन ने जो यहाँ पुट किया था वो ये इंस्टांस भी इंटरटेन करेगा, तो दिखाएगा कि हाँ मेरे पास भी क्या डेटाबेस अवेलेबल है। तो पूछा था इंटरव्यू में कि क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन का मतलब सिंक्रोनियस है कि, तो बता दो उसको आप लोग कि ईवीएस वॉल्यूम का बैकएंड में क्या हो रहा है, डेटाबेस बैकअप बन रहा है पैसिव इंस्टांस के साथ में। जो पैसिव इंस्टांस है उसके मोड में एप्लीकेशन उसको अभी यूज नहीं कर पा रही है, लेकिन बैकएंड में क्या हो रखा है आरडीएस सिस्टम के अंदर, जैसे ही आप लेते हो दो नोड, तो दोनों नोड के बीच में क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर है और वॉल्यूम लेवल का रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली हैपनिंग। मतलब वंस यू बिट पुट एनी क्वेरी ओवर द प्राइमरी इंस्टांस, सो क्वेरी इमीडिएटली विल रेप्लिकेट ओवर द सेकेंडरी ईवीएस वॉल्यूम। ठीक है, आपके साइड से देर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनी स्क्रिप्टिंग फॉर रेप्लिकेशन और समथिंग, नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मल्टी एजी में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लस्टरिंग पहले से हो रखी है ऑलरेडी, दो इंस्टांस के बीच में क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर है और दोनों इंस्टांस के वॉल्यूम के बीच में कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग मेथड कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है जो क्वेरी को आने के बाद तुरंत किसी दूसरे ईवीएस पर राइट करेगा। बट मल्टी एजी डजंट प्रोवाइड एनी परफॉर्मेंस अचीवमेंट। ऐसा मत बोलना कि मल्टी एजी का मतलब हो गया कि अब हमें परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, नहीं, क्योंकि इंटरटेन तो एक टाइम पे एक ही हो रहा है। मल्टी एजी में परफॉर्मेंस नहीं मिलती, मल्टी एजी में ओनली यू गेट द हाई हेलो राम सर। अवेलेबिलिटी। हाँ सर। सर दो ईवीएस बॉल है हमारे पास, दो ईवीएस बॉल लेने के बजाय क्या हम एक ईएफएस फाइल सिस्टम वहाँ अटैच कर सकते, थोड़ा हमारा थोड़ी सेविंग हो जाएगी। अगर आप सर ईएफएस फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इन्फा की सर्विस लेनी पड़ेगी। आरडीएस के बैकएंड में बाय डिफॉल्ट दे आर प्रोवाइडिंग ईवीएस वॉल्यूम। अगर यू वांट टू स्टोर योर डेटाबेस ओवर द ईएफएस वॉल्यूम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द EC2 इंस्टांस, और EC2 इंस्टांस पे तुम्हें पहले ईएफएस वॉल्यूम माउंट करना पड़ेगा। ओके ओके और कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। तो बाय डिफॉल्ट हाँ जो इसका क्लियर। बैकएंड का वॉल्यूम टाइप क्या है वो EVS वॉल्यूम टाइप है। तो सेकंड सॉल्यूशन देता है अमेजन आपको जब बात आती है फास्ट परफॉर्मेंस की। तो दूसरा कंसेप्ट देता है अमेजन आपको क्या, रीड रेप्लिकाज सर्वर। रीड रेप्लिका एक्चुअल द सर्वर which only used for the read query, not write query. Let's suppose we have the one server that is called master, और मेरे पास उस सर्वर के we have 5 read replica या 2 read replica या 3 read replica। तो मास्टर एक्चुअल यूज फॉर द राइट क्वेरी ओनली, और जितने मेरे पास क्या हैं, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अभी शॉपिंग होना स्टार्ट हुई है, तो लोग करते क्या, खाली बस रिव्यू देखते हैं कहाँ चल रहा है इस टाइम पे, अभी रेटिंग देखते रहते हैं या तो कुछ इस टाइप से, जहाँ पे डेटाबेस राइट नहीं करते वो लोग, सिर्फ क्वेरी मारते हैं खाली बस डेटा की कि अभी इसका रेट कहाँ चल रहा है, इसकी सर्फिंग कहाँ चल रही है, इस टाइप से देखते रहते हैं। तो रीड रेप्लिका एक्चुअल प्रोवाइड द हाई रेस्पॉन्स कि फटाफट से अगर मेरा एक ही सर्वर होगा तो सभी क्वेरी उसी से रीड और राइट होंगी, तो सर्वर एक्चुअल में रेस्पॉन्स स्लो करेगा। सो अमेजन प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ रीड रेप्लिका। रीड रेप्लिका complete copy of the master, complete copy of master server which used for only the read query, or read replica server might have into the same region or might have the different region। अगर आपको लगता है कि यूएस की क्वेरी, यूएस की एप्लीकेशन को अगर क्वेरी रीड करनी है तो यूएस साइड में ही डेटाबेस डाल दें हम लोग, वो हमारे आरडीएस का जो मास्टर सर्वर है उस पर ना आए, क्योंकि लेटेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो क्वेरी रिजॉल्व होने के लिए, रीड क्वेरी के लिए क्यों ना कर दें हम लोग, वो क्वेरी उसी साइड से क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। लेकिन रीड रेप्लिका कुछ ही डेटाबेस के इंजन में अवेलेबल है, माई सिक्वल में अवेलेबल है, अरोरा डेटाबेस इनका अपना है उसमें अवेलेबल है, और आपका, लेकिन अभी ओरेकल में क्या नहीं अवेलेबल नहीं है आपका। इनके कुछ स्पेसिफिक इंजन है
स्पेसिफिक इंजन ही क्या सपोर्ट करते हैं, रीड रेप्लिका सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ डेटाबेस की लिमिटेशन है जो रीड रेप्लिका का कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो अमेजन के पास डेटाबेस डिप्लॉय करने के दो मोड हैं। जब जब बात आती है कि पहले जब बात करता है कस्टमर हाई अवेलेबिलिटी की, तो अमेजन रिकमेंड 2 टाइप डिप्लॉयमेंट, सिंगल एजी और मल्टी एजी। जब बात करता है कस्टमर रेस्पॉन्स की, परफॉर्मेंस की, तो अमेजन प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ रीड रेप्लिका। पहला कंसेप्ट। नंबर थर्ड, सर आरडीएस कहता है कि मेरी सर्विस हाईली अवेलेबल है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाईली अवेलेबल है। समथिंग अगर कोई डाउन करप्ट होता है तो हमारे बैकएंड में बैकअप बन रहा है उसका। लेकिन तुम्हारी साइड से अगर एप्लीकेशन ने कोई करप्ट किया, तुम्हारी साइड से इफ़ लाइक आपका डेटाबेस करप्ट होता है, कुछ भी होता है, सो आरडीएस प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ स्नैपशॉट टू। किस काम में आता है स्नैपशॉट? स्नैपशॉट एक्चुअल इज द रिस्टोर पॉइंट या कंप्लीट बैकअप ऑफ योर डेटाबेस ओवर द एसटी स्टोरेज। क्योंकि स्नैपशॉट लेते हैं तो स्नैपशॉट कुछ नहीं है, स्नैपशॉट ये बैकएंड में ईवीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट है। और स्नैपशॉट हमेशा राइट कहाँ होता है, S3 के ऊपर राइट होता है। तो जब जब बात करता कस्टमर की यूजर लेवल का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी यूजर लेवल के एक्सीडेंट के लिए अमेजन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं समझे ना? है सर ये जो चीज़ें बाकी डेटाबेस में भी तो सेम ही है, बस इसमें अवेलेबिलिटी जोन वाला आ गया कि मल्टीपल एज भी में आप रख सकते हैं, बाकी सब तो सेम ही तो नज़र आ रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि स्नैपशॉट डेटाबेस अमेजन का फीचर है। स्नैपशॉट तो कंसेप्ट ऑफ क्या है, मैं खाली बस ये समझा रहा हूँ कि अमेजन की मैनेज डेटाबेस सर्विस में जब आरडीएस आप ले रहे हो अमेजन से, तो अमेजन समझा रहा है कस्टमर को कि तुम्हारे मैनेज्ड में तुम जब मैनेज करो इसे, तो तुम्हारे लिए मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ हाई अवेलेबिलिटी, रीड रेप्लिका। और तुम्हारा यूजर लेवल का कोई एक्सीडेंट हुआ तो आरडीएस सर्विस में एक कंसेप्ट और है किसका, स्नैपशॉट का। रीड रेप्लिका भी आप जैसे बता रहे कुछ ही एजेंट इंजन में ही वो है अवेलेबल, बाकी सब में नहीं। हाँ, तो फिर बेनिफिट क्या है? आरडीएस और नॉर्मल मार्केट में सीक्वल है, ऑरेकल है, किसमें? बेनिफिट ये है कि ओरेकल के इंजन में फिर आपको ओरेकल की जो रैक होती है ना, उसकी कुछ अपनी स्क्रिप्टिंग आती है रीड रेप्लिका बनाने की। ओरेकल अपनी कुछ कंसेप्ट देता है रीड रेप्लिका के, आई थिंक ये चलता सबके अंदर है। बट एक तो फीचर होता है सर्विस का फीचर, एक होता है डेटाबेस का फीचर। तो अगर आप ओरेकल की बनाओगे रीड रेप्लिका, तो फिर ओरेकल का जो नेटिव कोई अपना प्रोटोकॉल है उनका रीड करने का, ओरेकल में आप डेटाबेस सिंक करते हो, कभी काम किया है ओरेकल पे थोड़ा बहुत? मतलब स्टैंड एलोन ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे करते क्या थे हम लोग, रीड रेप्लिका कंसेप्ट पहले भी था आईटी में। बट पहले हम करते क्या थे, शेड्यूलिंग करते थे स्क्रिप्टिंग की, कि ये डेटाबेस इंजन में क्वेरी राइट होती है अगर कोई, तो इस क्वेरी का ऑटोमेटिक बैकअप कहाँ बनना चाहिए, इस सर्वर पे बनना चाहिए। और उसका हम लोग इंजन लॉक करते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई राइट नहीं कर सकता, उसको रीडेबल मोड में रन करते थे हम लोग। ऐसा कंसेप्ट पहले भी था। लेकिन आरडीएस के आने से, आरडीएस अमेजन मैनेज सर्विस है विच प्रोवाइड ऑटोमेटिकली कंसेप्ट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट, विच प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ रीड रेप्लिका। आपको अपने साइड से देर इज नो नीड टू राइट एनी स्क्रिप्टिंग, देर इज नो नीड टू राइट एनी लाइक लॉकिंग सिस्टम, कि आपको पहले इसको लॉक करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसकी नीड आपको नहीं है। तो बाकी के डेटाबेसों में फीचर था पहले, बट आरडीएस क्या है, आरडीएस अमेजन की सर्विस है, वो सब फीचर आपको दे रही है जो आज से पहले हमारे डेटाबेस की टीम इंप्लीमेंट करती थी, इसकी हाई स्किल थी हमारे पास। अब डेटा आरडीएस के आने से अमेजन में हमें उस टाइप की मैन पावर नहीं चाहिए, इसको बोलते थे हम क्लस्टरिंग मैन पावर। डेटाबेस की क्लस्टरिंग करना, उसका बैकअप बनाना, और उसकी स्टोरेजिंग की टीम बैठती थी हमारे पास, उस टीम के हमें इतनी हाई स्किल सब नहीं चाहिए, क्योंकि AWS मैनेज सर्विस है। ठीक है, जो तुम्हें ऑन क्लिक करो, ऑन क्लिक करने से यू आर गेटिंग मल्टी सर्वर्स, ऑन क्लिक करो यू आर गेटिंग रीड रेप्लिका, ऑन क्लिक करो यू आर गेटिंग स्नैपशॉट। तो ये फीचर्स पहले भी करने पड़ रहे थे, बट एक कंप्लीटली मैन पावर थी हमारे पास, जो पूरा डेटाबेस का सेटअप करना, हाई अवेलेबिलिटी करना, बैकअप लेना, क्लोनिंग करना, पूरी मैन पावर थी मेरे पास। बस वो समझा रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है आरडीएस आपको। हाँ मैडम, लिंक तो इसी को बोलो ना। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। राम सर, हाँ जी, राम सर, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। राम सर, ये नेट गेटवे भी हमारे मैनेज्ड सर्विस है। अभी आपकी आवाज़ बहुत कम आ, दोबारा बोलना एक बार। नेट गेटवे हमारा जो मैनेज्ड सर्विस में आता है, जैसे आरडीएस है। अच्छा, नेट गेटवे आपका मैनेज्ड में आता है, हाँ। ठीक है। वैसे देखो, अमेजन की सर्विस दो टाइप की, नॉन मैनेज और मैनेज्ड। एक तो हाँ मैनेज हाँ और एक नॉन मैनेज्ड। जहाँ हम लोग ऑन क्लिक कर रहे हैं चीज़ों को, वो अमेजन मैनेज्ड है। मतलब जैसे ठीक है। नेट गेटवे दो टाइप का होता है, या तो लो ईसी टू इंस्टांस, तो ये हो गया आपका यूजर मैनेज्ड। हाँ बिल्कुल। और एक होता है नेट गेटवे, बस क्लिक करो डिवाइस अपने आप बन गई, हम्म। अब उसकी हाई अवेलेबिलिटी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है, अमेजन मैनेज्ड हो गया। सेम कहता है आरडीएस कि आप देखो डेटाबेस का सेटअप करना तुम्हारा काम नहीं है, आप बता के दो मुझे बस कि किस मोड में डिप्लॉय करना है। बट इसका मतलब ये नहीं, ये सब टेक्नोलॉजी आज ही आई मार्केट में, अमेजन से पहले भी ऑन प्रेमिसेस सब काम करते थे हम लोग। तो कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ऑन प्रेमिसेस की जो जो जॉब थी, आरडीएस में उसका फंक्शन क्या है, अवेलेबल है आपका। ठीक है, तो पहला क्या बात किया मैंने, हाई अवेलेबिलिटी, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा क्या है, तीसरा क्या था, थर्ड क्या था, फॉल्ट टॉलरेंस पावर की बात करता है कस्टमर की, अमेजन में समथिंग डेटाबेस करप्ट होता है। तो यूजर की साइड में क्या कंसेप्ट है, तो यूजर की साइड में कंप्लीट इंस्टेंस का आप स्नैपशॉट ले सकते हो, और स्नैपशॉट एक्चुअल वर्क्स इनटू द इंक्रीमेंटल ऑर्डर। मतलब आपने आरडीएस का बैकअप लिया, आज आपने स्नैपशॉट लिया कंप्लीट इंस्टेंस का, कल को यू विल मेक एनी डेटाबेस, तो दोबारा स्नैपशॉट लोगे तो कंप्लीट स्टोरेज दोबारा यूज नहीं होगा। पहला बैकअप बन चुका है, दूसरे बैकअप में जो डेटाबेस के ब्लॉक क्या हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं खाली, बस दैट विल कॉपी ओवर द S3 स्टोरेज। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, उसके बाद जब इसकी प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटाबेस की, तो सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आरडीएस का नेटवर्क टाइप क्या होना चाहिए। तो वेन एवर यू विल गो टू इम्प्लीमेंट आरडीएस इंस्टेंस, तो सबसे पहले यू शुड हैव द बीपीसी। हाँ, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, आरडीएस इंस्टेंस लोगे तो आरडीएस के लिए पहले बीपीसी होना जरूरी है, और बीपीसी में शुड हैव द वन सबनेट व्हेन यू आर गोइंग टू डिप्लोमेंट नॉन एजी, मतलब सिंगल एजी। अगर यू आर गोइंग टू डिप्लोमेंट मल्टी एजी, तो मल्टी एजी में एक बीपीसी में कम से कम शुड हैव द 2 सबनेट, और सबनेट शुड बी इनटू द क्रॉस एजी, और बोथ सबनेट शुड बी प्राइवेट। बट इट नॉट, ये मस्ट नहीं है शुड बी प्राइवेट, बट बेस्ट प्रैक्टिस सिक्योरिटी कंसर्न की बात होती है, तो डेटाबेस ऑलवेज बी पुट इनटू द प्राइवेट सबनेट। क्लियर। तो सबसे पहले आप ये काम करो, अभी तो तुम क्या कर लो, लर्निंग स्टेज है, डेटाबेस का जो सबनेट है दैट माइट पब्लिक हो सकता है वो, या प्राइवेट, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी तो क्या खाली आप लोग बस। तो पहले बात करते हैं हम लोग क्या, पहले बात करते हैं हाउ टू डिप्लॉय डेटाबेस सिंगल एजी। सिंगल एजी की बहुत बड़ी लैब नहीं है, आपको बस करना क्या, खाली कहाँ जाना है आपको, पहले बीपीसी वाली बात करूँ मैं आपसे, अगर तो बीपीसी मेरे पास सेटअप हो रखा है पहले से ऑलरेडी। तुम जब घर लैब करो तो डिफ़ॉल्ट बीपीसी भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, भले उसके सबनेट क्या है, पब्लिक है, तुम्हें तो बस डेटाबेस चला के देखना है। बट कंपनी में जब इंप्लीमेंट करने जाओ तो ये चीज़ें प्री रिक्विजिट होती हैं पहले, तो पहले डेटाबेस किस बीपीसी में यू वांट टू प्लेस, और उस बीपीसी में शुड हैव द सबनेट, और सबनेट शुड बी प्राइवेट, क्योंकि डेटाबेस कहीं बाहर से एक्सपोज हम लोग नहीं करते। क्लियर ना। तो मेरे पास तो काफ़ी बीपीसी पहले से बने हुए हैं ऑलरेडी, तो बस मैं एक काम कर देता हूँ, कहाँ चलते हैं, एक लाइन बोल रहा है क्या,
तो मेरे पास आई थिंक एक डेटाबेस पहले से ऑलरेडी क्या रखा है, अवेलेबल है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसका काफ़ी कॉस्टिंग मुझे पड़ी होगी, मुझे ध्यान नहीं रहा इसका, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये रियली में एक डेटाबेस था। ओके कहाँ जाओ, क्रिएट डेटा बेस पे जाओ। ये वही कुछ स्टेप हैं, जैसे कोई ओएस डालते हैं हम लोग तो पूछता है टिपिकल लोगे या कस्टम लोगे, तो कुछ स्टेप हैं जो कुछ डिफ़ॉल्ट लेगा। स्टैंडर्ड क्या बता रहा है, पूछ रहा है मेरे इन्वेंट्री में ये सब डेटाबेस क्या हैं अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 टाइप के डेटाबेस है मेरे पास, एक तो नॉन कमर्शियल और एक कमर्शियल, एक नेटिव, 3 होते हैं क्या डेटाबेस सर्विस में। 3 डेटाबेस इंजन है इसके पास। एक तो कैसे हैं, एक तो है नॉन कमर्शियल, इनको बोल देते हैं कौन से हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन सोर्स इंजन, जिसमें कौन से माईस्क्वल है और मारिया डीवी है, जिसके लिए अलग से कोई लाइसेंस की नीड नहीं है। जो लिनक्स जो डेटाबेस लोगे उस डेटाबेस का जो कंप्यूट रिसोर्स होगा ना, बस उतना बिल आपको देना पड़ेगा। अलग से जो बिल आएगा ना, उसमें डेटाबेस का जो इंजन का लाइसेंस है उसका बिल अलग से नहीं आएगा। किसके अंदर, नॉन कमर्शियल में। और कौन से हैं कमर्शियल, कौन से हैं, जैसे एसक्यूएल, ओरेकल, सब क्या है सर ये। इसमें भी आपके 2 तरीके हैं, लाइसेंस हम अपना यूज़ कर सकते हैं, या तो ओरेकल से लाइसेंस परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में कंप्यूट का बिल आएगा खाली बस। किस केस में, जब लाइसेंस आप खुद चाहते हो, एक सर्विस है BYOL, एक सर्विस है इनकी, परचेस ऑन लाइसेंस समथिंग करके, नाम याद नहीं आ रहा उसका पूरा, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो एसक्यूएल ओरेकल 2 क्या है इसके, कमर्शियल डेटाबेस हैं, जो कैसे हैं, लाइसेंस बेस्ड हैं। पहले से जो इंस्टांस काटोगे आप लोग, उस इंस्टांस के अंदर पहले से क्या लाइसेंस इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है। और एक कैसा है, मतलब क्लाउड नेटिव का मतलब होता है कि अमेजन का खुद का डेटाबेस है, जिसका नाम क्या है, अरोरा डेटाबेस। कौन सा वाला, अमेजन अरोरा। अमेजन अरोरा में डेटाबेस की कॉस्टिंग सिर्फ कंप्यूट कॉस्टिंग है, लाइसेंस कॉस्टिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि अमेजन कंपनी का ही डेटाबेस है, लाइसेंसिंग की नीड आपको अलग से नहीं पड़ेगी। जबकि और आपका ओरेकल और एसक्यूएल लोगे, तो ओरेकल एसक्यूएल में 2 बिल आएंगे। एक तो लाइसेंस का बिल आएगा अलग से, जो माइक्रोसॉफ्ट से लेगा पहले आपका अमेजन, जब आपको बेचेगा आगे चल के। और एक बिल किसका आएगा, कंप्यूट का बिल आएगा, कि आपने 10 GB रैम लिया था और 1 TB का EVS वॉल्यूम था, और फिर उसका एक रीड रेप्लिका था, उसका भी वॉल्यूम इतना था, उसका चार्ज इतना पड़ेगा। ठीक है भाई। नेटिव वाले में सिर्फ बिल आता है किसका, स्टोरेज का बिल और कंप्यूट रिसोर्स का बिल, कितना GB का मशीन लिया था आपने, कितना स्पेस कंज्यूम किया था, खाली बस उसका बिल आएगा। इंजन का बिल नहीं आएगा आपको। 3 डेटाबेस हैं, एक तो क्लाउड नेटिव, इसे बोलते हैं क्या, क्लाउड नेटिव। एक क्या होते हैं, कमर्शियल, एक क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल। तो अभी मैं सपोज करना क्या ले रहा हूँ, माई सिक्वल का कौन सा वर्जन चाहिए आपको बताओ। माई सिक्वल का आपने बोला कि मुझे वर्जन, लिस्ट ऑफ वर्जन क्या माई सिक्वल की यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बोल रहा है कि फ्री टीयर में जाना चाहते हो अगर आप लोग, मतलब अगर लिया फ्री टीयर, क्या लिया, तो नीचे जाके, नीचे चल के हार्डवेयर जितने इसके C2 D2 M3 F5 जितने होते हैं हार्डवेयर, सबको हाइड कर देगा कि ये सेलेक्ट आप। फ्री टीयर में सिर्फ T2 माइक्रो मशीन होता खाली बस,
1 GB रैम, एक CPU का सिंगल AG इंस्टांस फ्री अवेलेबल है। किसमें? फ्री टीयर में। मतलब फ्री टीयर लेते बेनिफिट, फ्री टीयर लेते फ़ायदा क्या हो गया देखो, अब फ्री टीयर लेते ही यहाँ से क्या हो गया है, जितने हार्डवेयर फ्लेवर सब क्या हो गए, हाइड हो गए। अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर मुझे डेवलपमेंट टेस्टिंग चाहिए तो डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए इन्होंने पहले से कुछ हार्डवेयर टाइप फिट कर दिए कि यार ये ठीक है आपके लिए, आना स्टार्ट हो गए। अगर आप क्या लेते हो, प्रोडक्शन लेते ही बेनिफिट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन लेते ही मल्टी एजी वाला ऑप्शन भी इनेबल हो गया अपने आप। कहाँ जाके, नीचे आओ, थोड़ा सा और नीचे आओ, नीचे आओ, हाई अवेलेबिलिटी कहाँ आ रही है इसकी, ये आ रही, देखो ये ऑप्शन यहाँ क्या हो रहा है, मल्टी एजी ऑप्शन क्या आ रहा है अपने आप। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, क्या डेवलपमेंट और टेस्टिंग लेता हूँ तो रिकमेंड कर रहा है कि मल्टी एजी का बेनिफिट नहीं है। फिर देखो ऑटोमेटिक कहाँ आ रहा है ऑप्शन, क्लियर। डेवलपमेंट टेस्टिंग लूँगा तो मल्टी एजी वहाँ भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मल्टी एजी दोनों केस में बंद रहता है। किस केस में, तो कहते हैं इसमें बेनिफिट क्या है, डेवलपमेंट टेस्टिंग में हार्डवेयर तो कैसा भी ले सकते हो, बस मल्टी एजी नहीं है। प्रोडक्शन में हार्डवेयर कोई भी ले सकते हो और मल्टी एजी क्या है, अवेलेबल है। क्लियर। तो मैंने क्या लिया अभी, फ्री टीयर लिया। डेटाबेस का नाम पूछ रहा है कि जो आपके डेटाबेस बनेंगे इंस्टांस, आप इन्वेंट्री में डेटाबेस को नाम दिया आपने, क्या नाम दिया कि आपने इसको डेटाबेस सर्वर। पूछ रहा डेटाबेस का एक्चुअल लिनक्स सिस्टम है बैकएंड में कि विंडो इंस्टांस है, तुम्हारे पास ओएस का एक्सेस नहीं है। डायरेक्टली यू विल हिट योर डेटाबेस यूजिंग द एडमिन, मतलब ये डेटाबेस का सुपर यूजर होगा जो आप बनाओगे इसके अंदर। आरडीएस में ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, डायरेक्टली यू कैन लॉग इन ओनली डेटाबेस लेयर। नहीं समझे, डेटाबेस का सेल आप एक्सेस नहीं कर सकते। लिनक्स सिस्टम था कि विंडो सिस्टम था वो नहीं पता आपको एक्चुअल में। सॉफ्टवेयर की तरह डेटाबेस में लॉगिन करके बस, ये रूट अकाउंट है। अब ये रूट अकाउंट क्या करे, मल्टीपल डेटाबेस बनाएगा बेसिकली, और उनके ऊपर जाके यूज़र को एक्सेस देना स्टार्ट कर देगा। ये रूट अकाउंट है आपका एडमिन। रूट नहीं है इसमें, एडमिन है, ठीक है। और जो पासवर्ड दूंगा मैं उसको, वो डेटाबेस का पासवर्ड होगा। अब क्या पूछ रहा है, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने क्या लिया है इसके ऊपर, एसी बंद कर दो, तो ठंड लग रही है, एसी एसी। हार्डवेयर में ऑटोमेटिकली T2 माइक्रो आ रहा है अपने आप। कुछ पुरानी जनरेशन हार्डवेयर की बोल रहा है, ये अभी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। EVS वॉल्यूम डेटाबेस के लिए 20 GB स्पेस आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, कितना। लेकिन RDS की सर्विस स्टोरेज लेवल पे ऑटो स्केलिंग कर लेती है। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि हमने सिर्फ अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि कंप्यूट और मेमोरी ऑटोमेटिक क्या होती है, बिल्डअप इंस्टेंस। लेकिन RDS के आने से स्टोरेज की स्केलिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है। वंस डेटाबेस जैसे राइट होना स्टार्ट होगा और 20 GB का वॉल्यूम तो क्या हो गया, फुल होने पे आ गया, तो सर हमें यार हमारा डेटाबेस तो राइट होना बंद हो जाएगा अपने आप में। तो अमेजन कहता है कि मेरे पास स्टोरेज की ऑटो स्केलिंग पॉसिबल है मेरे अंदर, मैं इसको अपने आप, जैसी इसका थ्रेश होल्ड वैल्यू क्या होगी, यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं तुम्हारे लेवल से, तुम्हें मतलब नहीं है, एडमिन को मतलब नहीं है, आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सटेंड। बट पहली बार बता के दो मुझे कम से कम मिनिमल कितना स्पेस आप चाहते हो। तो कम से कम क्या ले रहा है आप बेसिकली ये। लेकिन ऑटो स्केलिंग का थ्रेशोल्ड क्या है, 1 TB। कितना आ रहा है, इसका मतलब है कि जब ऑटो स्केलिंग होना स्टार्ट हो स्टोरेज की, तो 1 TB से ज़्यादा फिर स्केलिंग क्या ना हो,
ना हो। अगर पूछता है इंटरव्यू में कि सर स्केलिंग कहाँ तक कर सकते हैं, 16 टेराबाइट से बड़ी ईवीएस वॉल्यूम आप कट नहीं कर सकते। कितना? 16 टेराबाइट से बड़ी वॉल्यूम कट आप नहीं कर सकते। ये वो थ्रेशोल्ड है कि जैसे हम डिजायर्ड वैल्यू डिफाइन करते थे, तो डिजायर्ड वैल्यू क्या है? ऑटो स्केलिंग में वैल्यू थी डिजायर्ड वैल्यू। तो डिजायर्ड वैल्यू क्या थी यहाँ पे अभी? 20 GB तो बाई डिफ़ॉल्ट स्पेस का आपको देना पड़ेगा, चाहे डेटा यूज हो या ना हो। जब 20 GB स्पेस आपका क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फुल हो जाएगा, तो आप किस GB तक, कितने GB तक आप स्पेस को एक्सटेंड करना चाहते हो। तो ऑटोमेटिकली स्पेस कितना है आपके पास, 1 टेराबाइट के बाद अब ये एक्सटेंड होने वाला अपने आप नहीं है आपको। ये था कि इसका स्टोरेज के बारे में था आपका। उसके बाद बोल रहा है कि स्टांस की अवेलेबिलिटी बारे में बात कर चुका हूँ आपसे। उसके बाद बोल रहा है कि स्टांस का नेटवर्क टाइप क्या लोगे बताओ। तो बाय डिफ़ॉल्ट योर स्टांस इज गोइंग टू द डिफ़ॉल्ट बीपीसी। डिफ़ॉल्ट बीपीसी का मतलब हो गया कि आपके पास इफ़ यू हैव मल्टीपल बीपीसी सो यू कैन प्लेस अकॉर्डिंगली। आप अपने स्टांस को कहीं प्लेस कर सकते हो। सपोज आपने स्टांस कहाँ प्लेस कर दिया अपना, या डिफ़ॉल्ट में रहने देते चलो हम लोग। डिफ़ॉल्ट बीपीसी में बोल रहा है कि अगर आपको नेटवर्क सबनेट लेना है अपने आप, तो इसने आई थिंक क्या कर दिया है कि अपने आप एक काम कर रहा है क्या, ये अपने आप माई डीवी सबनेट, क्या मतलब क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि इस बीपीसी में से कोई दो सबनेट को मिला के इसने एक क्या बिल्डअप किया है, सबनेट ग्रुप। एक काम करो, डेटाबेस बिल्डअप करने से पहले कहाँ चलो, कहाँ हो, सबनेट। पहले बताओ आप डेटाबेस किस सबनेट में रखना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले ये वाली डेटाबेस सबनेट ग्रुप बना हुआ था पहले से ऑलरेडी। यहाँ से मैंने क्या किया कि ये सबनेट मेरी कंपनी में काम में आना, किसमें, माई। मुझे इस बीपीसी के दो सबनेट दे दो, किसके लिए, इस बीपीसी के कोई दो सबनेट दे दो मुझे। एक तो ए का ऐड और एक बी का ऐड। तो मैंने अपने बीपीसी में से दो सबनेट एक्चुअल टेक फॉर डेटाबेस स्टांस। अब मेरे डेटाबेस का स्टांस मैं चाहूँ कहीं प्लेस, सिंगल एजी लोगे तो डेटाबेस या तो यहाँ चलेगा ए में या बी में चलेगा। अगर मल्टी एजी लोगे तो डेटाबेस आपका दोनों में चलेगा। तो हमें कम से कम एक डेटाबेस सबनेट ग्रुप बनाना पड़ता है, चाहे आपका इन्वायरमेंट मल्टी एजी हो चाहे सिंगल एजी हो। तो मैंने एक पहले, ये क्या है, सबनेट ग्रुप फॉर आरडीएस। अब इसी रेफरेंस को वहाँ पे मैंने यूज करना है, कहाँ जाके, डेटाबेस पे जाना है मुझे दोबारा से, और क्या, क्रिएट डेटाबेस मेथड स्टैंडर्ड। और अभी मैंने ओपन सोर्स में ले लिया, कौन सा वाला, माई सिक्वल। नेक्स्ट किया मैंने, और यूजर नेम दिया मैंने क्या, और इसको फ्री टियर कर लेते हैं, इससे हम फालतू का जो हार्डवेयर टाइप है वो दिखना बंद हो जाएगा। सिर्फ जो ओपन सोर्स, जो फ्री टियर में सर्विस अवेलेबल है हार्डवेयर की। अब यहाँ ऑटोमेटिकली सर जी क्या हो गया है, अपने आप ये क्या हुआ, वहाँ नाम क्या लिया था हमने, ये नाम नहीं था वहाँ पे। इसको रिफ्रेश मारो एक बार, नाम क्या था वहाँ पे, गलत हो गया तो ना, ये नाम था, ये नाम क्या मैंने, हैं, डिस्क्रिप्शन में शायद कुछ और दिया था तुमने। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया नाम, ये हाँ सही है, डिस्क्रिप्शन में क्या था, ठीक है फिर तो फिर कहाँ चलो दोबारा से, डेटाबेस पे आओ, और क्या, क्रिएट। सर इसमें आईएक्स का भी यूज कर सकते हैं आरडीएस में।
आईओप्स का, हाँ सर ने एक क्लाइंट पूछी है आईओप्स का कंसेप्ट क्या है। अगर आपसे इंटरव्यू बोलता है कि आईओप्स क्या लोगे इसके लिए, तो आप बताना उसको कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वॉल्यूम जीपी एसएसडी टाइप की वॉल्यूम है पहले तो, अब एसएसडी वॉल्यूम में 2 टाइप की होती हैं, GP2 IO1। अगर 16,000 से ऊपर आपको IO चाहिए तो IO1 लोगे आप लोग। IO1 में क्या है 64,000 IO ले सकते हैं हम लोग। और GP2 में क्या है, तो EVS वॉल्यूम जो है ना, EVS वॉल्यूम का टाइप बताता है कि IOPS क्या आने वाले हैं। तो बेसलाइन होगा वैसे। हाँ, तो कुल मिला के आप बताओ इंटरव्यू में कि अगर आपका डेटाबेस है तो हमेशा IO1 टाइप का वॉल्यूम रिकमेंड करते हैं हम लोग। SSD का IO1 टाइप। जो GP2 होता है वो लेते हैं हमेशा OS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है। ठीक है। तो एक इंस्टेंस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब इस इंस्टेंस के साथ में एप्लीकेशन कनेक्टिविटी कैसे होगी। अब इस इंस्टेंस का अपना एक URL है, एक एंड पॉइंट है, और ये इंस्टेंस तुमने पब्लिक एक्सेसिबल नहीं बनाया है। ये इंस्टेंस ओनली क्या है, बस प्राइवेट एक्सेसिबल है। तो अब इस इंस्टेंस को लॉगिन करना डेटाबेस को आपको, तो मैं पहले अमेजन का ही एक इंस्टेंस ले रहा हूँ। सपोज करना ये मेरी कंपनी का ही वेब सर्वर है। कौन सा वाला, ये मानो ये मेरी कंपनी का क्या एक वेब, ये कंपनी का एक वेब सर्वर है हमारे पास। ठीक है। और इस कंपनी से बैठ के डेटाबेस मुझे करना होता है एक्सेस। तो पहले मैंने क्या किया, चेक करने के लिए पहले एक MySQL क्लाइंट मैंने पहले इसके अंदर MySQL। अब यहाँ से बैठ के आप लोग MySQL -u, यूजर नेम क्या है एडमिन, -h, होस्ट क्या आएगा, होस्ट क्या आने वाला है, इस डेटाबेस पे जाओ। और इस डेटाबेस का एक्चुअल में क्या बन गया, एक क्या बनने वाला है, एक एंड पॉइंट बनेगा। और वो एंड पॉइंट जो होगा ना, वो एक एक्चुअल में ए रिकॉर्ड होगा डेटाबेस का। मतलब अमेजन ऑटोमेटिकली इस इंस्टेंस को जो आईपी देगा ना, उस आईपी का आपको डीएनएस के अंदर ए रिकॉर्ड बना के देगा अपने आप को। उस ए रिकॉर्ड की जाके मैपिंग करनी पड़ती है एप्लीकेशन लेयर पे आपको। ठीक है। ये सिंगल एजी है, और इस सिंगल एजी में क्या हो रखा है, और इस डेटाबेस के आपने सबनेट 2 लिए हुए हैं, एक तो सबनेट 82 और ये सबनेट। हालांकि ये सिंगल एजी है, लेकिन चल कहाँ रहा है अपने आप में इंस्टेंस अभी 1A में चल रहा है इंस्टेंस आपका। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच है। हाँ सर, ये बात और है आपकी एक, इस इंस्टेंस के साथ में कौन कौन सी कंपनी के वेब सर्वर कम्युनिकेट कर पाएँ। तो तुम्हें एक सिक्योरिटी ग्रुप बना के दिया है इसने अपने आप, नहीं दिया क्या, ऊपर दिखा रहा है, राइट हैंड साइड कहाँ दिखा रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप। इस डेटाबेस का ये डिफ़ॉल्ट क्या सिक्योरिटी, तो इस डेटाबेस के सिक्योरिटी ग्रुप में आपको उन सर्वर को अलाउ करना पड़ेगा जो इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे जाओ और सिर्फ बता दो कौन सी मशीन से कम्युनिकेट कर पाए। तो इनकमिंग में आओ, और इनकमिंग में सिर्फ क्या आ रहा है 20, ये तो पता नहीं कौन सा पोर्ट नंबर आ रहा है, इसको तुम यहाँ से निकाल दो। और यहाँ जाके तुम, ऑटोमेटिक क्रिएट किया है। ये हमारे इस BPC का डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप था। तो बाय डिफ़ॉल्ट RDS इंस्टेंस भी उस BPC में डालेंगे, जिस BPC में आप डालोगे उस BPC का जो डिफ़ॉल्ट होगा सिक्योरिटी ग्रुप उसको बिलोंग करेगा। तो नीचे आओ, डेटाबेस की सर्विस कौन सी है,
कौन सी है? माई सिक्वल। अब यहाँ आके बताना पड़ता है आपको क्या कि किस सिस्टम से लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पे तुम जो आपका इंस्टांस है कौन सा वाला, कि सिर्फ ये वाला यूजर ही इसमें लॉगिन कर पाए डेटाबेस, तो तुम इस सिस्टम की आईपी यहाँ से निकाल के कहाँ डाल दो, /32। मतलब नेटवर्क कोई भी आईपी, सबनेट कुछ भी हो, आईपी क्या हो बस, और सेव कर दो। इसका मतलब अब तुम्हारा डेटाबेस इसी इंस्टांस को लॉगिन प्रोवाइड करेगा बस। अब देख लो आरडीएस का एंड पॉइंट सेटअप हुआ कि वापस चलो आरडीएस पे, और आरडीएस का जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट को कॉपी करो वहाँ से, कहाँ से, आरडीएस पे जाओ, और यहाँ से क्या करो आप लोग, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है बनने में ये, उस टाइम तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रहा हूँ। देखो मल्टी एजी में बहुत बड़ा काम नहीं करना आपको, मल्टी एजी में खाली बस मल्टी एजी ऑप्शन इनेबल करना होगा आपको, ठीक है। अब इसका एक लैब और करेंगे हम लोग स्नैपशॉट, और इसका करेंगे एक लैब हम लोग क्या, रीड रेप्लिका, क्योंकि आपके कंट्रोल में खाली बस स्नैपशॉट है, और एक चीज़ और है इसके अंदर आपके, क्या, ऑटोमेटेड बैकअप, इसके बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो पहले कहाँ चलते हैं हम लोग, ये डेटाबेस का क्या है, ये डेटाबेस का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आने से बेनिफिट क्या हो गया, इस डेटाबेस को तुम अब लॉगिन कर सकते हो -p, और जो भी इसका पासवर्ड था। तो डियर ऐसा बोल रहा था मैं आपसे कि अब डेटाबेस का तुम्हारे पास लॉगिन ओएस लॉगिन नहीं है, सीधा तुम कहाँ डेटाबेस के अंदर आ गए हो। अब जो कंपनी में डेटाबेस बिल्डअप करना चाहते हो आप लोग अपना डेटाबेस, हाँ ओएस पे आपको एक्सेस नहीं है एक्चुअल में। क्रिएट डेटा बेसिस, ठीक है। अब मल्टी एजी क्या है, ये सिंगल एजी था खाली बस आपका। मल्टी एजी में खाली बस क्या करना है, हमारे कंट्रोल में तो आज भी एक ही एंड पॉइंट ही है। अब वो एंड पॉइंट या तो बिलोंग करता है प्राइमरी इंस्टांस को, और या बिलोंग करता है किसको, वो सेकेंडरी इंस्टांस को। बट AWS मैनेज्ड है, हाई अवेलेबिलिटी तुम्हारे कंट्रोल में इसकी नहीं है। तो मल्टी एजी की जब लैब करो, बस ये ध्यान रखना कि मल्टी एजी हमेशा 2 सबनेट के ऊपर होता है, और 2 सबनेट क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होने चाहिए। मल्टी एजी में ऐसा मत कर देना कि एक सबनेट आपका रीजन यूएस का है और एक रीजन साउथ का है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टी एजी हमेशा रीजन के अंदर होता है, एक ही रीजन के, मल्टी एजी कभी क्रॉस रीजन नहीं होता। रीड रेप्लिका सर्वर हो सकता है सेम रीजन में हो, या मल्टी रीजन में भी हो सकता है। क्लियर। तो ये कंसेप्ट था पहले किसका एक्चुअल में, आरडीएस का। अब आरडीएस का बैकअप कंसेप्ट क्या है, आरडीएस कहता है, लोग डाउट में रहते हैं सर आरडीएस का स्नैपशॉट और बैकअप में क्या फ़र्क है, क्या बोलोगे आप? हम्म, स्नैपशॉट शायद कॉपी कॉपी एज बैकअप होता होगा, और बैकअप तो फुल बैकअप एक तरह से। सर आपको मालूम है क्या नाम है आपका?
डेटाबेस का बैकअप में बोलूँ या स्नैपशॉट बोलूँ, बात क्या चीज़ है, मतलब क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग? बैकअप से नया स्टार्ट करो। बैकअप से नहीं, स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट से नया रिस्पॉन्स का। बैकअप से बैकअप तो खाली बस उसी डेटाबेस का डंप है। बैकअप लेने के दो तरीके हैं, या तो तुम क्या करो, जो डेटाबेस बिल्डअप कर रहे हो आप लोग, कौन से वाले, इनका आप लोग माई सिक्वल डंप कमांड होती हैं, उन कमांड से आप बैकअप ले लो आप लोग, ठीक है। या क्या करो आप लोग, कहाँ हो, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है क्या, स्नैपशॉट, और एक क्या आ रहा है, ऑटोमेटेड बैकअप। मैं पहले एक काम करता हूँ, इस डेटाबेस का मैं क्या लेता हूँ, पहले एक स्नैपशॉट, ये बता रहा अभी तक इतने स्नैपशॉट क्या है इसके पास अवेलेबल हैं। जब जब मैं डेटाबेस बिल्डअप किया होगा, मैंने उसका स्नैपशॉट लिया होगा, तो मैंने उनको डिलीट नहीं किया है। एक काम कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग, जो काम का नहीं है हमारे का। अभी क्या हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, अक्टूबर 5 है, ये लेटेस्ट है ना। तो इनको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, सर ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हम्म, ओके, एक मिनट। एक एक करके होते हैं इसमें। नहीं, इसमें कुछ सिलेक्शन गलत कर रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन सा इसमें किसका है। ये सिस्टम का स्नैपशॉट है, ये डिलीट नहीं कर सकते। सारे सिस्टम के लिए ये सभी सिस्टम के स्नैपशॉट है आई थिंक ना। मेरे पास एक हो गया 28 सितंबर। हाँ, तो मैंने अभी क्या किया, फटाफट से मैं कहाँ गया, डेटाबेस 1 पे गया, एक्शन पे गया, और यहाँ से क्या किया इसका मैंने, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, एक तो क्रिएट, रीड रेप्लिका, और एक, नीचे आ रहा है टेक स्नैपशॉट। आप कहाँ हो, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है बैकएंड में, जैसे क्लिक करूँगा ना, क्लिक करते ही कंप्लीट सर्वर का EVS वॉल्यूम का जितना स्पेस होगा, उसका S3 पे क्या हो रहा है, बैकअप क्रिएट हो रहा है। और जब आप करोगे रीस्टोर, तो एक नया सर्वर क्या होगा, सेटअप होगा। मतलब जैसे स्नैपशॉट लूँगा मैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा होगा इसके अंदर। अभी कंप्लीट इंस्टांस का एक बैकअप बन रहा है। कंप्लीट का मतलब हो गया कि उस डेटाबेस के साथ जितनी वॉल्यूम अटैच्ड है, उसमें जो भी स्पेस पड़ा हुआ है, कंप्लीटली डेटा कॉपी कहाँ हो रहा है, इस तरीके ऊपर होगा, जो आपने बोला है अभी। ये कंप्लीट डिस्टेंस का बैकअप है पूरा स्नैपशॉट। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं स्नैपशॉट, एक तो बना रहा है रिस्टोर पॉइंट, एक तो क्या रिस्टोर पॉइंट है, और एक हार्ड बैकअप भी है। ये स्नैपशॉट लॉजिकल बैक स्नैपशॉट नहीं है, ये मशीन लेवल का स्नैपशॉट नहीं है। जैसे आप लेते हो इन टर्म्स ऑफ VMware, या आप सीधे राइट क्लिक कर देते हो, वो जो होता है स्नैपशॉट, उसको बोलते हैं VM स्नैपशॉट। उसमें क्या होता है, सिर्फ पॉइंटर का बैकअप होता है, हार्ड बैकअप नहीं होता। हार्ड ड्राइव होगी तभी रिस्टोर कर सकते हैं, वो उसी रूट डिस्क में जाके सेव हो जाता है स्नैपशॉट आपका, क्योंकि वो एक सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम का पॉइंट ऑफ टाइम का रिस्टोर पॉइंट है, बैकअप नहीं है। जबकि ये स्नैपशॉट काम कर रहा है आपका, दो काम कर रहा है, ये एक रिस्टोर पॉइंट भी है, और ये कंप्लीटली हार्ड बैकअप है, वो बढ़ता है S3 स्टोरेज। ठीक है, तो खाली समझा रहा हूँ, आप करके एक बार देख सकते हो। वैसे जैसे ही मैं स्नैपशॉट लूँगा, तुरंत इसका ये क्या बनेगा,
डेटाबेस का ये क्या बन रहा है, एक स्नैपशॉट बन रहा है। अब इस डेटाबेस को तुम लॉस कर दो इसको, अब तुम इस डेटाबेस को डेस्ट्रॉय मार दो, या तो कोई डेटाबेस को, या एबीसी नाम का डेटाबेस था उसको डिलीट कर दो। ठीक है, जैसे आप डिलीट करोगे तो आपके पास बैकअप क्या है, अवेलेबल है, तुम चाहो दोबारा से कंप्लीट इंस्टेंस दोबारा रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, ये इसका बेनिफिट है एक डेटाबेस के। जबकि इनके पास एक कंसेप्ट और है किसका, ऑटोमेटेड बैकअप। अमेजन एक लाइन बोलता है कि अगर आपने यूजर लेवल ने कभी बैकअप सेटअप नहीं किया आपने मैनुअली, तो अमेजन एक ऑटोमेटिक बैकअप भी सेटअप करके रखता है अपना। ऑटोमेटिक बैकअप का रिटर्न टाइम होता है 7 डेज। कितना होता है, 7 डेज। और ये 24 घंटे में एक टाइम इसका फिक्स है पहले कि इस पीरियड में मैं डेटाबेस का बैकअप लूँगा अपने आप, चाहे आरडीएस का यूजर बैकअप ले या ना ले। अगर हमने उस टाइम डेटा का बैकअप नहीं लिया तो अमेजन ऑटोमेटिकली खुद भी डेटाबेस का बैकअप मेंटेन करता है, और एक बैकअप 7 डेज तक क्या रहता है मेंटेन। इसका रिटर्न टाइम कितना है, 7 डेज है। देखो इसकी सर्विस के बारे में समझाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। इसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट है आरडीएस क्या ऑटोमेटेड बैकअप का टाइम कितना है और ये बैकअप बनता कब है। कहाँ चलो, अमेजन आरडीएस बैकअप पे जाओ, इसमें अच्छा ब्लॉग पड़ा हुआ है इसके अंदर एक। ये ऑटोमेटेड बैकअप तो खुद ब खुद होगा, और ये स्नैपशॉट तो हमें मैनुअल पे आप पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा यू वांट टू सेव, नहीं, जैसे ऑटोमेटेड बैकअप तो खुद से हो जाएगा 7 दिन में, हाँ कोई टाइम नहीं। 7 दिन नहीं 7 डेज तक बैकअप का रिटर्न टाइम है, बनता डेली है। अच्छा, डेली। न्यूली डे पे जैसे नया दिन आता है उसका बैकअप बनता है एक तो, और बैकअप बनने के बाद ये जो आपका रिटर्न टाइम कितना है उसका, लेकिन S3 के ऊपर 7 डेज है आपका। ये जो स्नैपशॉट ये हमें खुद से ये लेना मैनुअल बैकअप है। सपोज ये ऑटोमेटेड बैकअप रिटर्न होने में टाइम लगा, बीच में कुछ ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो उस केस में क्या होगा। जैसे ऑटोमेट बैकअप दोबारा बोलना। जैसे सीक्वल में होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाले में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप्स होते हैं, इंक्रीमेंटल होता है, डिफरेंशियल होता है हाँ, और फुल होता है। तो इसमें तो अभी आपने इसमें तो एक ही बैकअप दिखाया जा रहा है ये इंक्रीमेंटल बैकअप है पहले तो। ये। हाँ ये तो क्या है, एक तो इंक्रीमेंटल बैकअप है एक तो। दूसरा आप क्या बोला, ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन कुछ फेल वेल हो गया तो उस केस में फिर हम उस चीज़ का हाँ बैकअप तो ये कैसे लेंगे। इंक्रीमेंटल बैकअप होता है ये। ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये, ओवर द S3 स्टोरेज फॉर यूजर स्पेसिफाई रिटेन पीरियड। सर इंक्रीमेंटल बैकअप भी तो एक दिन का ले रहा है ना, एक दिन में हो रहा है, हाँ और वैसे सीक्वल में तो एक एक घंटे तो जो जब भी हम चाहें। तो फिर आप एक काम कर दो, माई सिक्वल डंप जो है आपका, माई सिक्वल जो डंप है आपका पीरियड, डंप पीरियड, फिर आपको वो लगाना पड़ेगा उसके लिए फिर। और आप चाहते क्या हो कि बैकअप मेरे लेवल से बनता रहे अपने आप, तो फिर माई सिक्वल डंप कमांड होती है, उसके थ्रू आपको फिर हर 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद बैकअप लगाना पड़ेगा फिर आपको। सिक्वल में बैकअप कैसे लेते हो आप लोग। इंक्रीमेंटल बैकअप है, टाइमिंग फिक्स करके एक एक घंटे करना होता है। तो सिक्वल कहाँ चल रहा है आपका, क्लाउड में चल रहा है। नहीं, क्लाउड में नॉर्मल में बता रहा तो हूँ। नॉर्मल में आपने कोई स्क्रिप्टिंग सेट की है ना आपने, तो क्रॉन टाइम हाँ वगैरह में। हाँ हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ आपसे तो मैं। वो यहाँ भी वही करना तो पड़ेगा। बात तो लिनक्स, हाँ आप आप चाहते हो कि मुझे अपने साइड से हर बार 10 मिनट में या 15 मिनट बैकअप लेना है, तो फिर आपको सिस्टम की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी आपको फिर आपको किसी EC2 इंस्टांस पे जाके ये वाली कमांड चलती रहे। कौन सी कमांड, अपने आप ये वाली कमांड अपने आप रन होती रहे। कौन सी कमांड, जो डेटाबेस में हिट मारे पहले, माई सिक्वल डंप कमांड होती है ना एक, डेटाबेस में हिट करे और ABC नाम की जो जो टेबल अपडेट टेबल है उनका बैकअप बनाती रहे फिर, और नाम देती रहे डंप 1 डंप 2 या टाइम स्टाम्प से बैकअप बनाती रहे। जिस तरह से बैकअप की स्क्रिप्टिंग लिखते हो आप लोग डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास लैम्डा फंक्शन
या फिर EC2 इंस्टेंस आपको 24/7 अप रखना पड़ेगा। या तो लैम्डा फंक्शन के अंदर बना दो फंक्शन की हर 5 मिनट के अंदर फंक्शन क्या एग्जीक्यूट होता रहे, या फिर 24/7 एक EC2 इंस्टेंस आप रखो और उसके अंदर से cron trap से आपको स्क्रिप्टिंग रन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। स्नैपशॉट एक मैनुअल बैकअप है, पॉइंट ऑफ टाइम का जब आप चाहते हो आप लोग। ठीक है। और एक ऑटोमेट जो बैकअप बनता है इसका, ऑटोमेट बैकअप टर्न ऑन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, टर्न ऑन बाय डिफ़ॉल्ट। ऑटोमेट बैकअप फीचर ऑफ अमेजन RDS विल बैकअप योर डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन लॉग्स, जो आप बोल रहे थे अभी, कुछ करप्ट होता है तो लॉग से हम रिस्टोर कर सकते हैं हम लोग। RDS automatically creates storage volume snapshot of DB instance, backing up entire DB instance and not just individual। मतलब क्या इसी का मतलब बता रहा है कि बैकअप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डेटाबेस की एक टेबल का बैकअप लूँ मैं, नहीं। पहली बार बनता है कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप और उसके बाद बनता है इसका फिर इंक्रीमेंटल बैकअप। दिस बैकअप occur during daily user configurable 30-minute period, क्या यूजर 30-minute पीरियड नॉन एज द बैकअप विंडो। इसमें बाय डिफॉल्ट एक बैकअप विंडो है। देखो कैसे, जैसे मैं चाहता हूँ मेरा पीक आवर्स ये मेरे इस टाइम पर ट्रैफिक क्या रहता है, कम रहता है, तो यूजर डिफाइन कर सकता है कि बैकअप किस टाइम पे वो देना चाहता है अमेजन को। नहीं समझे, बैकअप विंडो होती है कि इस पीरियड में आप बैकअप रखो, अपना बना लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइम में बैकअप बनना स्टार्ट ना हो जाए क्योंकि मेरा डेटाबेस लाइव चलता है इस टाइम पे और मेरे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस टाइम पे आप बैकअप भी लोगे तो रीड क्वेरी आप करोगे और राइट क्वेरी क्या हो रही है ऊपर से चल रही है इसके ऊपर। तो एक बैकअप विंडो होती है जिसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल रहा है ये, ऑटोमेट बैकअप आर कैप्ड फॉर कन्फिगरेबल नंबर ऑफ डेज। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 7 डेज। कॉल द बैकअप रिटेंशन पीरियड, योर ऑटोमेटिक बैकअप रिटेंशन पीरियड कैन बी कन्फिगर बाय द अप टू 35 डेज, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। कैसे देखो, RDS पे जाओ और RDS जाने के बाद इसमें एक मेंटेनेंस विंडो होती है, कहाँ जाके कहाँ आओ, ऑटोमेटेड, पहले डेटाबेस पे आओ। इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग कहाँ आती है, पहले एक्शन पे जाओ, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कौन सा वाला, एक मिनट, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कहाँ, नीचे आओ थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन में आओ, कहाँ, मेंटेनेंस एंड बैकअप, यहाँ आओ। तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अभी मेंटेनेंस विंडो सेट नहीं की हमने, ये बॉस कहाँ पर नीचे आओ, ये बॉस आपका जो टाइम आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेट बैकअप क्या होता है, और इसकी बैकअप विंडो सेट क्या हुई है, बैकअप का बनेगा 7:41 और क्या होगा, मतलब ये टाइम हमारा नाइट में टाइम होगा, मतलब कितना फ़र्क होता है 5 आवर्स का होता है ना। इसका मतलब पता क्या है, ये है आपका UTC और मतलब हो गया इसका, ये बैकअप कब ले रहा है, मॉर्निंग ले रहा है ना, मॉर्निंग 7:41 और 8, ये उसका है बॉस के, लेकिन किसका, ये आ रहा है आपका वर्जीनिया का, लेकिन ना GMT है ना ये, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बैकअप विंडो सेट करने का ऑप्शन, कहाँ आ रहा है, ये तो कौन से हैं आपके, ये तो स्नैपशॉट है, ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है जो आपने अभी लिया है मैनुअल, और ये कौन से वाले हैं, ये हैं आपके ऑटोमेटेड बैकअप्स। ये जो बैकअप है ना ये ऑटोमेटिक स्नैपशॉट्स हैं, और ये कौन सा वाला है अभी जो आपने लिया है अभी स्नैपशॉट। अब इसमें खाली बस एक ऑप्शन आ रहा होगा इसके अंदर, एक ऑप्शन ही आ रहा है इसके अंदर, कहाँ गया, मुझे बस एक काम करना है इसके अंदर, ये रहा, सॉरी, कहाँ जाओ, एक्शन नहीं, कहाँ जाओ, मॉडिफाई पे जाओ, और मॉडिफाई पे जाने के बाद एक काम कर दो खाली बस, क्या जो उसकी एक लाइन थी ना कि आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो एक टाइम सेट कर सकते हो कि आपको स्नैपशॉट कब तक रखना है और आपको बैकअप्स टाइम
क्या देना है आपको। तो बैकअप टाइम हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, बैकअप का टाइम रखते हैं हमेशा जहाँ पे हमारा ट्रैफिक क्या ज़्यादा नहीं होता, जो भी हमारे ऑफ आवर्स होते हैं बिजनेस के, उस टाइम को सेट कर देते हैं जैसे डेटाबेस लोड ना बढ़े। ठीक है, रिटेंशन 7 डेज़ की डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, और डेटाबेस का बैकअप रिटेन कब तक करना चाहिए आपको, वैसे आप करते हो कि उस कितना टाइम करते हो? 3 मंथ्स करता हूँ। 3 मंथ्स करते हो रिटेन कम से कम एक बैकअप को। ठीक है, 3 मंथ्स तक रखते हो डेटाबेस के बैकअप को आप लोग। बट इसमें जो वो तो ऑन प्रेमिसेस की बात कर रहा है ना, तो इसमें क्या है? इसमें 35 इसमें अपना स्नैपशॉट तो लाइफ टाइम रखो, कॉस्टिंग क्या होगी उसकी, लेकिन S3 का स्पेस क्या हो कंज्यूम होगा। क्या बोल रहा हूँ, अपना स्नैपशॉट लाइफ टाइम रखो, प्रॉब्लम नहीं है उसको। उसकी बिलिंग कितनी आएगी आपकी, एक तो बिल आएगा आपके हार्डवेयर का बिल आएगा एक तो, कि जितना डेटाबेस चल रहा है, एक आपका बैकअप जो है वो राइट कहाँ हो रहा है, ओवर द S3 राइट हो रहा है। तो आपके कस्टम स्नैपशॉट ने कितना S3 का स्पेस यूज किया, उतना बिल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटेड बैकअप जो बन रहा है वो है उसका टाइम 7 डेज है आपका। 7 डेज के बाद डिलीट कर ऑटोमेटेड बैकअप को तो आप 35 डेज तक रख सकते हो आप हार्डली, वो अपने स्टोरेज पे या S3 पे? दोनों ही ओवर द क्या होते हैं S3 राइट होते हैं। तो फिर S3 से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा वो? 35 डेज के बाद, अगर मैक्स टू मैक्स बाई डिफॉल्ट 7 डेज है आपका। तो इसमें नीचे आओ, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, कौन सा वाला, इसमें नीचे आओ, थोड़ा सा और नीचे आओ, ये आ रहा बॉस, कौन सा वाला, इसको बोलते हैं क्या, ये है बैकअप विंडो। और ये सर आपके पास क्या है, ये जो है आपका टाइम है कौन सा वाला, रिटेन पीरियड है, कि आप डेटाबेस का ऑटोमेटिक बैकअप कितनी देर तक मेंटेन करना चाहते हो आप। और ये आपका स्टार्ट टाइम है आपका कौन सा वाला, कि किस टाइम पे आप चाहते हो कि आपका बैकअप क्या हो। ये 7:41 ले रहा है UTC में, मतलब वहाँ जो टाइम अभी हो रहा है ना, कहाँ पे, GMT में, GMT का टाइम यहाँ का दिखा रहा है आपको 7:40। ये सर्विस पता कहाँ रखी हुई है आपकी, ये वर्जीनिया में, ये वहाँ का टाइम दिखा रहा है आपको। ठीक है, कि वहाँ के मॉर्निंग में आपको करना क्या है। ठीक है, तो कितना टाइम आपको देना है बताओ, बैकअप बनने के लिए आपको कितना टाइम, कितने टाइम तक आपकी बैकअप विंडो ओपन रहे, मतलब इस पीरियड में बैकअप कभी भी स्टार्ट कर देगा वो, किस पीरियड में, जैसे आपने कितना बोल दिया यहाँ पे 1 आवर बोल दिया, तो 1 का मतलब है 7:41 से लेके कहाँ तक, 1 आवर तक कभी भी अपना बैकअप स्टार्ट कर देगा वो इसको। क्लियर ना, तो ये किसका था बैकअप। तो कुल मिला के मैं आपको जो बता रहा था इसके बारे में, एक मैंने बात की थी किसकी, किसकी बात की थी मैंने, फॉल्ट टॉलरेंस। दो टाइप की हैं, एक तो मैनुअल बैकअप को बोलते हैं स्नैपशॉट, और एक क्या होता है ऑटोमेटेड बैकअप को बोलते हैं कि स्नैपशॉट ही बन रहा है, बन तो स्नैपशॉट ही रहा है, इनकी मैनुअल ऑर्डर में बन रहा है, बट बना कौन रहा है इसको, अमेजन की IDS सर्विस का ऑटोमेटिक एक टाइम सेट कर दिया है, इतने पीरियड में अमेजन आपके इनकी मैनुअल बैकअप में EVS का बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा अपने आप में। एक होता है मैनुअल बैकअप। अब एक भाई ने बोला कौन सा बैकअप, कि सर मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटाबेस का बैकअप लेना है, तो वो डेटाबेस का बैकअप तो आज ही पॉसिबल है, वो पॉसिबल है MySQL डंप कमांड से। कौन सा वाला, इन्होंने क्या बोला है कि मुझे कंप्लीटली स्टार्स का बैकअप नहीं लेना है, मुझे खाली बस किसी एक सिंगल डेटाबेस की टेबल का बैकअप लेकर उठा के रखना है खाली बस। तो वो तो जैसे ऑन प्रीमिसेस पहले बैकअप बना रहे थे हम लोग, MySQL डंप डेटाबेस का नाम और यहाँ पे सेव कर दो इसको, तो वो टेक्निक तो आज भी क्या है अवेलेबल है। अगर आप हर 2-2 मिनट के अंदर चाहते हो कि इस टेबल में क्या क्वेरी क्या राइट हो रही है, ठीक है, तो वो सिस्टम तो आज भी क्या हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल है आपको। ठीक है, तो बैकअप 3 हो गए। एक तो बैकअप होता है यूजर लेवल से बैकअप, जिसको बोल देते हैं कि आप नॉर्मल एक सिस्टम चला के रख दो, एक मशीन से बैठ के स्क्रिप्टिंग पुश करते रहो, और वो हर 2 घंटे में लॉगिन करेगी, और जो जो टेबल आपकी अपडेट हुई उनका बैकअप सेटअप कर देगी खाली बस, जिसको डंप डेटाबेस डंप बोल देते हैं। एक होता है मशीन का बैकअप, तो मशीन का बैकअप जो होता है उसको बोलते हैं स्नैपशॉट। दो टाइप का है, एक तो मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। ठीक है, और स्नैपशॉट का जो फॉर्मेट है वो EVS का बॉली में है, और EVS का स्नैपशॉट कैसा होता है, इनकी मेंटल ऑर्डर में होता है हमेशा। सर रिस्टोर दोनों मतलब इंस्टांस दोनों से बना सकते हैं या
रीस्टोर दोनों से कर सकते हैं। ऑटोमेटेड बैकअप से भी वी कैन रीस्टोर। कैसे? यहाँ जाओ, एक्शन पे जाओ और क्या, रीस्टोर पॉइंटिंग। जैसे क्लिक करूँगा तो इट विल आस्क यू कि दोबारा से आपको डेटाबेस क्या रखना है, कितना साइज लेना है आपको। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं कहाँ, तो ये बेसिकली इट विल प्रॉम्प्ट द न्यू डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, मतलब नई दोबारा से डेटाबेस इंस्टेंस की आपसे लास्ट टाइम जो था EC2 वाला जो बैकअप था उसमें आप दो तरह से बता रहे थे कि एक का तो बस ऐसे ही बैकअप हो और दूसरे में आप मशीन भी क्रिएट कर सकते हो दूसरा। इसमें ऐसा कुछ है क्या? नहीं। नया इंस्टांस बनाना होगा RDS। ये भाई क्या बोल रहे हैं पता है, पहले ये क्या पता है आपको, ये दोबारा क्या हो रहा है, नया इंस्टेंस सेटअप हो रहा है, हाँ ठीक है। नया इंस्टेंस सेटअप हो रहा है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। इनको क्या लग रहा है पता है, इन्होंने ये पूछा है कि क्या इस डेटाबेस का जो वॉल्यूम था वो यहाँ पर लिस्ट आ रहा होगा, कहाँ। अगर मैं वॉल्यूम पे आता हूँ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम क्या नहीं है, नहीं समझे, यहाँ कोई वॉल्यूम क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप वॉल्यूम जब स्नैपशॉट लोगे ना तो उसका कंप्लीट ओएस का बैकअप बनेगा पूरा वॉल्यूम का। आप वॉल्यूम सेक्शन से बैकअप क्रिएट नहीं कर सकते आप लोग, मतलब इंस्टेंस की तरह बैकअप क्रिएट इसका आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मुझे डेटाबेस का बैकअप नहीं लेना, इसके साथ में जो वॉल्यूम अटैच है उसका बैकअप लेना है, ये ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। क्रिएट स्नैपशॉट का मतलब होता है कि उस डेटाबेस के साथ में जो वॉल्यूम अटैच्ड है, जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसका बैकअप क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। मतलब आरडीएस के वॉल्यूम लेवल का तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल आप ये करना है इसका। अब अभी आप करना क्या, इसमें अभी टाइम लगने वाला है। आप इस डेटाबेस को करप्ट कर देना पहले, किसको, जो आपने डेटाबेस बिल्डअप किया था ना उसको पहले करप्ट कर देना, या पूरे आरडीएस इंस्टेंस को आप करना क्या, पूरे आरडीएस को आप यहाँ से डिलीट कर देना। फिर कहाँ जाना आप लोग, स्नैपशॉट पर जाना, और जो स्नैपशॉट लिया था आपने अभी, फिर उस स्नैपशॉट से अपना डेटाबेस करना क्या, डेटाबेस पे जाना, और जिस टाइम का आपको करना है रिस्टोर, उस टाइम के डेटाबेस से आप लोग क्या रिस्टोर कर सकते हो आप लोग। माइग्रेट में नया इंस्टांस होगा। किसमें, माइग्रेट करना आपको किसी और उसमें ले जाना है आपको रीजन में, और समझ रहे हो, क्लोनिंग करनी है आपको किसी और रीजन के अंदर वगैरह, उस काम में आता है आपको। शेयर कौन सा वाला, शेयर एक मिनट में पहले, अगर यहाँ क्लिक करता हूँ माइग्रेट पे आपका, तो माइग्रेट में क्या हो रहा है, शेयर में किसी और के साथ में आपको क्रॉस अकाउंट शेयरिंग करनी है, कुछ भी आपको दूसरे अकाउंट में डेटाबेस देना है अपना, तो उस काम में आता है। तो क्रॉस रीजन जाना है आपको, जैसे ये है आपका माइग्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, डीवी इंस्टेंस का जो हार्डवेयर है ना, ये आपका एक्चुअल वो नहीं है बॉस ना, ये आपका है आपका वर्जन माइग्रेशन। ये क्या है आपका, ये आपका है वर्जन माइग्रेशन। जैसे आपके डेटाबेस का अभी वर्जन क्या था, 5.7 है, तो आपको कल को डेटाबेस सेम रखना है, डेटाबेस मतलब टेबल सेम रहे, डेटा लॉस ना हो मेरा, बट उसका इंजन क्या हो जाए, चेंज होना चाहिए। अपडेट करेंगे ना, माइग्रेशन तो नहीं करेंगे। डेटाबेस माइग्रेशन, जो ऑन प्रेमिस है उसको क्लाउड पे भेज देना। माइग्रेशन का मतलब कुछ दूसरा, ये तो अपडेट हुआ एक तरह से। हाँ ये वर्जन अपडेट आप बोल सकते हो उसको, माइग्रेशन नहीं है बेसिकली, आप ठीक बोल रहे हो इसको ना। तो ये इन टर्म्स ऑफ वर्जन माइग्रेशन बोल दो उसको आप लोग। ये सिर्फ क्या वर्जन, ये डेटाबेस माइग्रेशन नहीं है, डेटाबेस का वर्जन क्या खाली हो रहा है बस, अपडेट। वैसे आप सही बोल रहे हो, अपडेट ही बोलते हैं इस चीज़ को, बट अमेजन बोल रहा है इसको वर्जन माइग्रेशन, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है कौन सा वाला, इसका मतलब माइग्रेशन के लिए भी आपको स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, बिना स्नैपशॉट के वर्जन माइग्रेट नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है इसके अंदर, क्या था, एक स्नैपशॉट पे गया मैं, और स्नैपशॉट से कहाँ गया, ये कौन सा ऑप्शन था इसके अंदर,
सीएड पे गया अगर मैं, तो सीएड में क्या क्या हो रहा है, डेटाबेस बस खाली किस काम में आता है, किसी क्रॉस अकाउंट आपको अब ये इमेज शेयरिंग करनी है पूरी आपको, तो उस काम में आता है, ठीक है ना। अब एक क्रॉस, हाँ, रीड रेप्लिका बिल्डअप करनी है अगर आपको इसकी माई सिक्वल इंस्टेंस की आपको, तो रीड रेप्लिका में खाली बस कुछ नहीं करना। हालांकि रीड रेप्लिका भी स्नैपशॉट के बेस पे होती है। रीड रेप्लिका बनाते हैं हम लोग तो पहले बनता है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट फिर कॉपी होता है S3 के ऊपर, S3 से दोबारा क्या होता है, बॉलिंग सेटअप होता है ओवर द रीजन, नए रीजन के अंदर, तब इंस्टेंस क्या होता है, सेटअप होता है। तो जैसे मैं इसका बनाऊंगा रीड रेप्लिका, तो इस टाइम तक के डेटाबेस सब, जैसे ही मैं क्या करूँगा इसका एक क्या बनाऊंगा, रीड रेप्लिका सेटअप करूँगा इसका मैं। बताओ किस रीजन में आपको रीड रेप्लिका बिल्डअप करना है इसका, पहले सेम रीजन में या क्रॉस रीजन में। पूछ रहा हार्डवेयर वहाँ पे क्या लेना है आपको, और बोल रहा है रीड रेप्लिका हो सकता है मल्टी एजी में हो, रीड रेप्लिका हो सकता है मल्टी, बट रखते नहीं है, बेनिफिट नहीं है ना कोई भी, ये तो रीड रेप्लिका राइट तो होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। और पूछ रहा हार्डवेयर टाइप, जैसे आपने मुझसे पूछा था अभी क्या बात नाम है कि सर मेरी आईओप्स की स्पीड क्या रहेगी, तो डिपेंड करता है कि आपका हार्ड डिस्क टाइप जनरल पर्पज है या प्रोविजन आईओप्स है। इसका मतलब है कि 16,000 से ज़्यादा आईओप्स नहीं मिलेंगे आपको, और इसमें कितना है, ये 4 टाइम फास्ट है, इससे 64,000 आईओप्स आप गेन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्या रहा था इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट क्या था, मास्टर स्लेव का नहीं है ना, MySQL मास्टर स्लेव में हाँ जिसको स्लेब बोलते हो आप लोग, स्लेव किसी के लेकिन स्लेब स्लेव से रीड रेप्लिका में एक्टिव मोड में होगा, लेकिन अच्छा रीड रेप्लिका एक्टिव मोड में होगी, और जो आप बोले स्लेव कंसेप्ट वहाँ ऐसा नहीं होता, स्लेव तो क्या रहता है पैसिव मोड में रहता है, तो उसको मल्टी एजी बोल सकते हो आप लोग, मास्टर स्लेव को मल्टी एजी बोल सकते हो। और आप पैरेलली आप चाहते क्या हो कि मल्टीपल सर्वर हो, राइट क्वेरी एक कर पाए, रीड क्वेरी कोई कर पाए, तो उसके लिए बोलते हैं रीड रेप्लिका इसको हम लोग। तो कहाँ चलो दोबारा से इसके लिए, ठीक है। ये कुछ नहीं करना आपको, बस राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद ये सब करके आपको बस करना क्या है, फिर आईओप्स बोल रहा है कि अपने आईओप्स को बेस लाइन से ऊपर चाहते हो आप लोग, तो अपना प्रोविज़न कर सकते हो। उसके बाद पूछ रहा है कि किस रीजन में चलना है बताओ आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, मुंबई रीजन में स्पेसिफिक में मैंने, पूछ रहा है डीवी सबनेट क्या है वहाँ पे, तो मैंने बोला डिफ़ॉल्ट नाम का सबनेट बना हुआ है इसके अंदर, पब्लिकली करना है आपको एक्सेस, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली, और डेटाबेस का आइडेंटिफायर नाम क्या, डेटाबेस 1 लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद पोर्ट नंबर वही, ये एक नया टर्म्स है क्या, लॉग एक्सपोर्ट, तो कहते हैं सर आरडीएस में कुछ लॉग्स होते होंगे ना सर्विस की, क्वेरी फील्ड क्यों हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, तो अमेजन कहता है कि देखो तुम्हारे पास सिस्टम का तो एक्सेस है नहीं, जब सिस्टम का तुम्हारे पास एक्सेस ही नहीं है तो आप टेल कमांड से या कुछ कमांड से लॉग रीड नहीं कर सकते। तो बोल रहा है आप अपने ऑडिट लॉग, एरर लॉग, जर्नल लॉग और क्वेरी के लॉग्स अगर बोलोगे तो मैं क्लाउड वॉच के लॉग्स सेक्शन में आपको पब्लिश करके दे दूंगा। एक बार याद करो मैंने लॉग एजेंट डाला था मैंने किसी सर्विस के लिए, कि हम किसी इंस्टांस की लॉग फाइल को भी चाहें तो क्लाउड वॉच पे स्टोर करके क्वेरी डिबग कर सकते हैं हम लोग, उस पर हम लोग कोई अलर्ट लगा सकते हैं। तो सेम कहता है आरडीएस, आरडीएस की जब भी लॉग की बात होती है तो हमारे पास सिस्टम का एक्सेस नहीं है, और यू वांट टू रीड लॉग्स कि क्वेरी राइट क्यों नहीं हो पा रही, सिस्टम लॉक कर रहा है, क्वेरी क्या कर रहा है, तो ऐसे केस में फिर आपको बताना पड़ता है कि इस आरडीएस के कौन कौन से लॉग आपको क्लाउड वॉच के ऊपर भेजने हैं आपको। फिर यहाँ से जैसे इसको इनेबल करोगे आप लोग, तुरंत ये लॉग्स कहाँ पे आएंगे, फिर ये लॉग्स फिर आप कहाँ आएंगे, क्लाउड वॉच में एक लॉग सेक्शन होता है अलग से, क्लाउड वॉच पे जाओ, और फिर तुम्हें ये लॉग्स यहाँ पे आना स्टार्ट, सर लॉक्स को यहाँ ऐड करने के बाद इसकी एडिशनल कॉस्ट लगेगी क्या, या फ्री ऑफ कॉस्ट है?
लॉग्स के लिए आपको डियर फिर आपको क्लाउड वॉच की, क्योंकि क्लाउड वॉच भी लॉग को राइट करता है S3 के ऊपर, तो इसमें भी S3 कॉस्टिंग देनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक। और क्लाउड वॉच की कोई कॉस्ट तो उसके क्लाउड वॉच की तो नॉर्मल जो लॉग। मैट्रिक्स होती हैं 5 मिनट की फ्री होती है। अच्छा जैसे यहाँ पे लॉग्स आना आपका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कभी कुछ इनेबल किया हुआ पहले, कहाँ नहीं समझे, तो ये कुछ मैंने लॉग फाइल पहले भेजी थी इसके ऊपर, अपाचे के लॉग भेजे थे मैंने एक बार, और ये किसके थे, एक बार मैंने RDS के लॉग इनेबल किए होंगे कभी, तो ये लॉग कहाँ आ रहे हैं आपके, फिर जो आपका इंस्टांस जो भी होगा, प्राइमरी सर्वर सेकेंडरी सर्वर जो भी होगा, और उसके अंदर फिर क्या आ रहे हैं ये बॉस, हाँ हाँ, तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है आपसे अभी, और ये क्या है इसकी मॉनिटरिंग है, जैसे अभी भाई ने पूछा था कि डेटाबेस की जो मॉनिटरिंग है, RDS की कुछ मैट्रिक्स हैं क्लाउड वॉच के अंदर, क्वेरी राइट के टाइम कितना लग रहा है, हाँ लेटेंसी कितनी आ रही क्वेरी में, तो इसके पास कुछ क्या है, तो डिटेल मॉनिटरिंग का मतलब है कि आपकी जो मैट्रिक्स हैं क्लाउड वॉच के अंदर वो 1 मिनट के अंदर क्या हो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और डिटेल मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी है इसमें, नॉर्मल मॉनिटरिंग है बाय डिफ़ॉल्ट जो 5 मिनट की होती है, तो RDS की रेस्पेक्टिव कुछ मैट्रिक्स हैं इसके पास, किसके पे, कहाँ जाओ मैट्रिक्स पे आओ, और मैट्रिक्स पे आने के बाद यहाँ पे RDS के रेस्पेक्टिव क्या है इसके पास मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, जब तक रिफ्रेश हो रहा है ठीक है, तो बता रहा है कि आपको क्या क्या इसकी लॉग चाहिए और आपको, और लेकिन एक लाइन बोल रहा है कि एक होते हैं वर्जन मेजर, एक होते हैं माइनर, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी वो था आपका मेजर, जैसे 5 से 6 पे जाना है, 6 से 7 पे जाना है, एक होते हैं माइनर वर्जन 5.7 का 5.8 आ गया, तो चाहता क्या है कि अगर आप मुझे बताओगे, बाय डिफ़ॉल्ट RDS कहता क्या है कि मैं आपके डेटाबेस के माइनर वर्जन तो अपने आप क्या करता हूँ अपडेट कर देता हूँ, अगर आप चाहते हो नहीं यार मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है उससे भी, तो आप उसको भी यहाँ से लॉग कर सकते हो। जैसे क्रिएट करूँगा मैं, ये कंप्लीट डेटाबेस की क्लोनिंग कर रहा है कहाँ पे जाके, अब जैसे क्रिएट करूँगा मैं, बट क्या बोल रहा है, अच्छा कोई डेटाबेस का नेम नहीं दिया मैंने, कहाँ जाके, हाँ रीड रेप्लिका, जैसे यहाँ क्रिएट करूँगा मैं एक्चुअल में, तो इसका एक रीड रेप्लिका बैकअप कहाँ बन रहा है, कहाँ जाओ, मुंबई रीजन में चलो, और यहाँ जाके जब तक ये चल रहा है इसके अंदर तब तक मैं क्लाउड वॉच में इसकी कुछ मैट्रिक्स हैं, RDS की मैट्रिक्स कहाँ आ रही देखो, लैम्डा नेट ये आ रही कौन सी वाली, तो ये इसकी मैट्रिक्स हैं, डेटाबेस इंजन की अलग हैं, डेटाबेस क्लास की अलग हैं, और तो पर डेटाबेस इंजन कौन सा स्टांस है, डेटाबेस बन का आपको क्या देखना है, राइट आईओप्स या राइट लेटेंसी देखनी है आपको, चारों चीज़ दिखाओ, तो बता रहा है इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ क्या हो रही है नंबर में, हाँ ठीक है, तो क्लाउड वॉच के थ्रू हम लोग डेटाबेस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, राइट आईओप्स की, राइट लेटेंसी कितनी आ रही है उसके अंदर, क्यू लेंथ कितना बन रहा है उसके अंदर RDS के अंदर, CPU कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, रीड आईओप्स कितने आ रहे हैं उसके अंदर डेटाबेस के, नेटवर्क थ्रूपुट कितना मिला डेटाबेस का मुझे, तो इतनी मैट्रिक्स इसके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हो डेटाबेस की आप लोग। फ्री स्टोरेज स्पेस कितना है डेटाबेस का, जैसे पूछा था इंट्रो में आपसे कि आपकी वॉल्यूम कितनी थी, तो बता रहा कंप्लीट वॉल्यूम क्या पड़ा हुआ है अभी, फ्री पड़ा हुआ है, नहीं समझे, ठीक है। रीड लेटेंसी कितनी आ रही है अपने आप में, डेटाबेस की कितनी मेमोरी क्या है अभी, फ्री पड़ी हुई है, तो बोला आपने 1 GB लिया है उसमें इतनी मेमोरी क्या पड़ी है आपकी अभी, फ्री पड़ी हुई है, तो ये कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, RDS चल तो रहा बैकएंड में, लेकिन तुम्हारे पास उसका रिसोर्स मॉनिटरिंग, CPU मॉनिटरिंग, आईओप्स लेटेंसी अगर देखनी है आपको तो उसने बताया आपको, पर ये जो मॉनिटरिंग है ना ये 5 मिनट की मॉनिटरिंग है आपकी, ये कौन सी है 5 मिनट की मॉनिटरिंग है,
इसको चाहो तो आप डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं 1 मिनट का इंटरवल टाइम बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एक रीड रैप का काम बन गया अपने आप। देखो ये काम बन रहा है, बट स्टेट क्या है इसकी अभी क्रिएटिंग है, तो घर पे लैब करना किया आप लोग। अब इसका एक्सेस URL अलग बनेगा, ठीक है। इस रीजन में एक सर्वर लेना और देखना कि डेटाबेस डेटा बिल्डअप यहाँ करना बार बार, कहाँ पे वर्जीनिया में डेटाबेस बिल्डअप करना, उसका रीड क्लोनिंग कहाँ बननी होगी, मुंबई में, ठीक है। बट मुंबई वाले डेटाबेस में आके राइट करना, तो क्या बोलेगा आपसे, डेटाबेस लॉक है, आप राइट नहीं कर सकते आपको, ठीक है। तो इसमें लैब ज़्यादा कुछ नहीं खास ऐसी, बस आपको क्या क्या टर्म्स पता हो डेटाबेस के बारे में। एक तो डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी क्या है, इसका आपको पहले प्रॉपर मीनिंग समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस क्या है इसके अंदर, तो आप उसको समझा दो कि ये सब कंसेप्ट अवेलेबल है क्वेरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको बताओ उसके बारे में क्या, कि डेटाबेस के बैकअप प्लान क्या क्या हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बैकअप प्लान क्या है इसके अंदर, डेटाबेस का स्टोरेज प्लान क्या है, ठीक है। प्लस डेटाबेस का मॉनिटरिंग कंसेप्ट कैसे मालूम करेगा इसके अंदर, तो बता दो कि क्लाउड वॉच के अंदर मैट्रिक्स हैं। स्टोरेज में समझा दो कि 2 क्लास हैं, आयोप्स IO1 GP2 जनरल पर्पज। ये आयोप चाहिए आपको, ये ठीक है। तो हमेशा रिकमेंड करते हैं कौन सी आप क्लास, हमेशा कौन सी, IO1। मॉनिटरिंग के पास इसके पास एक नंबर ऑफ क्या है मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। बैकअप प्लान कैसा है इसके पास, स्नैपशॉट है, मैनुअल भी है और ऑटोमेटेड बैकअप भी है। विंडो बैकअप विंडो क्या होती है, प्रॉपर समझाओ उसको, ठीक है। रिटेन टाइम कितना होता है विंडो का, बैकअप विंडो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कम्स बाय डिफ़ॉल्ट 7 है, मैक्स कितना है 35 डेज है। परफॉर्मेंस के लिए आप समझा दो क्या रीड रैप का कंसेप्ट क्या होता है, और इसके लिए समझा दो क्या उसको, क्या मल्टी एजी क्या है। तो क्लाउड पूरा RDS की मॉनिटरिंग क्या है पहले, बैकअप सॉल्यूशन क्या है उसका, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी क्या है, तो परफॉर्मेंस क्या है, स्टोरेज प्लान क्या है, ये सब आपको टर्म्स मालूम होने चाहिए पूरा RDS के अंदर। हाँ ठीक है ना। तो बाकी लैब बहुत बड़ी नहीं है, सब क्लिक क्लिक करना है खाली बस, बैकअप लेना तो क्लिक करना है, डेटाबेस का अवेलेबिलिटी जोन चाहिए मल्टी तो आप क्लिक करना है खाली बस, ठीक है। और एक पॉइंट और आया था इसके अंदर, कौन सा, एक पॉइंट और आया था इसके अंदर, क्या, सबनेट ग्रुप क्या है। पूरी नेटवर्क प्लानिंग भी बतानी पड़ती है इंटरव्यू में कि आपके डेटाबेस का नेटवर्क टाइप क्या होना चाहिए। तो डेटाबेस के लिए BPC क्या होता है पहले, BPC में सबनेट क्या होते हैं और सबनेट किस टाइप का होना चाहिए, उसका रीजन क्या है, ये मालूम होना आपको चाहिए, ठीक है। डेटाबेस की सिक्योरिटी ग्रुप में क्या क्या ऐड करना पड़ता है आपको, जिस डेटाबेस इंस्टेंस को लॉगिन देना है उसी के साथ में उसको अलाउ करना पड़ता है फिर आपको, बाकी सबको अलाउ हम लोग नहीं करते सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। तो ये सब रीड रैप का बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है,